अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियसगर है और आज की इस वीडियो में हम सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 8 जेनेटिक्स के एक टॉपिक को समझने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है एपिस्टेसिस। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को जिसका नाम है एपिस्टेसिस। तो ये लेक्चर जो है हमारे चैप्टर नंबर 8 जेनेटिक्स का सबसे मुश्किल लेक्चर है और अगर आप इस लेक्चर को समझने में कामयाब हो जाते हैं या मैं इस लेक्चर को समझाने में कामयाब हो जाता हूँ तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। तो याद रहे, इस लेक्चर को समझने के लिए आपके पास जेनेटिक्स के चैप्टर्स की स्टार्टिंग में जो हमने बेसिक डिस्कस की हुई है, उसके लॉज डिस्कस किए हुए हैं, वो सारे आपको अच्छे से आने चाहिए। अगर उनकी बेसिक होगी तो इंशाल्लाह आज के ये टॉपिक भी आपके लिए जो होगा वो काफ़ी आसान होगा। तो एपिस्टेसिस की अगर हम बात करते हैं, इसकी डेफिनेशन है द सप्रेसिव इन्फ्लुएंस बाय वन जेनेटिक फैक्टर ऑन एन अदर जेनेटिक फैक्टर विच इज नॉट its allele, which is not the part of its allele, is called epistasis। यहां हम बात करते हैं एपिस्टेसिस जो है, एपिस्टेसिस होता क्या है कि एक जेनेटिक फैक्टर जो होता है वो दूसरे को क्या कर देता है, सप्रेस करता है, सप्रेसिव इफेक्ट लाता है, उसको काम करने नहीं देता और वो उसका एलील का हिस्सा भी नहीं होता। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको बात बताता हूं कि दो स्मॉल वाई जो है ना, मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को अगर आप रिकॉल करो, दो स्मॉल वाई मिलकर सीड का कलर जो थे वो क्या बना रहे थे, ग्रीन बना रहे थे। लेकिन अगर एक कैपिटल वाई जब इनके साथ जुड़ जाता है तो स्मॉल वाई को काम करने नहीं देता। स्मॉल वाई जो कि ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना, ये जीन जो है वो ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो इस स्मॉल वाई को काम करने नहीं देता। ये कैपिटल वाई इसको सप्रेस कर देता है और सीड का कलर कैसा हो जाता है, येलो हो जाता है। यानी एक जीन ने दूसरे जीन को क्या कर दिया था, सप्रेस कर दिया था, काम करने नहीं दिया था, लेकिन वो उसके एलील का हिस्सा था, उसके पेयर का क्या था, हिस्सा था। इसी तरीके से दो स्मॉल टी मिलकर प्लांट को क्या बना रहे थे, डाफ बना रहे थे, छोटी हाइट वाला बना रहे थे। लेकिन अगर एक कैपिटल टी इनके साथ जुड़ जाता है तो स्मॉल टी को काम करने नहीं देता और उस प्लांट की जो हाइट हो जाती है वो क्या हो जाती है, टॉल हो जाती है। मतलब इस जीन ने इसको क्या कर दिया है, सप्रेस कर दिया है, लेकिन वो उसके एलील का हिस्सा है, यानी उसके पेयर का हिस्सा है, उसके पेयर का हिस्सा है। एपिस्टेसिस हमारे पास वो अफेक्ट है जिसमें एक जेनेटिक फैक्टर दूसरे जेनेटिक फैक्टर को, एक जेनेटिक फैक्टर जो होगा वो दूसरे जेनेटिक फैक्टर को काम करने नहीं देगा, उसको इन्फ्लुएंस करेगा, सप्रेसिव इफेक्ट कॉज करेगा और वो उसके एलील का हिस्सा भी उसके एलील का हिस्सा नहीं होगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको बात बताऊं कि एपिस्टेसिस की हमारे पास जो एग्जांपल है वो फर कलर इन द माइस, माइस है ना, माउस या माइस की अगर हम बात करते हैं उसका फर कलर जो होता है वो इस एपिस्टेसिस की एक बेहतरीन एग्जांपल है। जिसमें अगर मैं बात करता हूं, सबसे पहले हमारे पास जो है, जिसकी मैं एग्जांपल से आपको बता रहा हूं कि अगर फॉर एग्जांपल कैपिटल बी जो है ये ग्रे कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, माइस का कलर कैसा बना रहा है, ग्रे कलर का। अब ये जो दो कैपिटल बी, जब ये दो कैपिटल बी आपस में जुड़ते हैं तो क्या हो जाता है, ग्रे कलर का माउस होता है। लेकिन अगर कोई और जीन जो इसके पेयर का हिस्सा ना हो, कोई और जीन जो इसके पेयर का हिस्सा ना हो, वो इन दोनों को काम करने ना दे, वो अगर इसके साथ जुड़ जाए, वो अगर फॉर एग्जांपल एक सी जीन है मिसाल के तौर पर, ये सी अगर इनके साथ जुड़ जाता है तो इन दोनों को काम करने नहीं देता, इनको पिगमेंट बनाने ही नहीं देता। याद रखिएगा, ग्रे कलर का जो फर होता है वो तब होता है जब पिगमेंट जो होता है ना, उनके जो हेयर्स होते हैं उनका जो पिगमेंट हो वो ग्रे कलर का बने। लेकिन अगर ये सी जो जीन है जो कि इनके एलील का हिस्सा भी नहीं है, जब ये इनके साथ जुड़ जाता है तो ग्रे कलर की पिगमेंट बनाने ही नहीं देता और माउस का जो कलर हो जाता है वो कैसा हो जाता है, व्हाइट हो जाता है। माउस का कलर कैसा हो जाता है, व्हाइट हो जाता है। यानी इस जीन ने इन जीन को, इस वाले जीन को काम करने नहीं दिया, सप्रेस कर दिया, इसको फंक्शन नहीं करने दिया और वो उसके एलील का हिस्सा भी नहीं था। तो ये इफेक्ट क्या कहलाता है, एपिस्टेसिस। अब देखो, द सप्रेसिव इन्फ्लुएंस बाय वन जेनेटिक फैक्टर, एक जेनेटिक फैक्टर पर सप्रेसिव इन्फ्लुएंस होगा ऑन अनदर जेनेटिक फैक्टर, एक जेनेटिक फैक्टर दूसरे जेनेटिक फैक्टर पर सप्रेसिव इन्फ्लुएंस करेगा विच इज नॉट द पार्ट ऑफ इट्स एलील, जो कि उसके एलील का हिस्सा भी नहीं होगा, उसे हम कहते हैं एपिस्टेसिस।
अब इस एपिस्टेसिस की अभी तो डेफिनेशन आपको थोड़ी सी ऊपर ऊपर से समझ आई होगी, दिल से नहीं समझ आई होगी, तो इसकी एग्जांपल मैं आपको दूंगा ना, जो टाइप्स के साथ दूंगा, तो इंशाल्लाह आपको आसानी से समझ में आएंगी। अब देखिए मैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एपिस्टेसिस। एपिस्टेसिस की दो टाइप्स हैं, एक हमारे पास जो है वो रिसेसिव एपिस्टेसिस है और दूसरा है डोमिनेंट एपिस्टेसिस। अब पहले हम जो है आज के इस लेक्चर में हम रिसेसिव एपिस्टेसिस को हम क्रॉसिंग के जरिए डिटेल में हम समझने जाएंगे और अगला लेक्चर जो हमारा होगा वो डोमिनेंट एपिस्टेसिस पर होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिसेसिव एपिस्टेसिस की। अगर हम बात करते हैं व्हेन रिसेसिव कंडीशन, देखो रिसेसिव नाम से ही पता चलता है ना, एक डोमिनेंट कंडीशन होती है, एक रिसेसिव कंडीशन होती है। व्हेन रिसेसिव कंडीशन इज रिक्वायर्ड फॉर सप्रेसिव इन्फ्लुएंस, दिस इज नॉन एज रिसेसिव एपिस्टेसिस। हमने कहा कौन सी कंडीशन चाहिए हो, कौन सी कंडीशन चाहिए हो, रिसेसिव कंडीशन चाहिए हो, किसके लिए, सप्रेसिव इन्फ्लुएंस के लिए। सप्रेसिव इन्फ्लुएंस के लिए यानी एक जेनेटिक फैक्टर दूसरे जेनेटिक फैक्टर को सप्रेस तब करेगा जब कंडीशन कौन सी होगी, जब कंडीशन होगी रिसेसिव। अब इसकी एग्जांपल हमारे पास है द फर कलर इन माइस। द फर कलर इन माइस इज एन एग्जांपल ऑफ एपिस्टेसिस, और एपिस्टेसिस कौन सा, रिसेसिव एपिस्टेसिस। और याद रखना डोमिनेंट में भी जो है वो फर कलर की एग्जांपल होगी, लेकिन माउस की जो स्पीशी होगी वो अलग होगी। तो फर कलर इन माइस इज एन एग्जांपल ऑफ रिसेसिव एपिस्टेसिस। अब मैं आपको यहां डिटेल से समझाता हूं कि रिसेसिव एपिस्टेसिस में क्या है। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। देयर आर 3 वेराइटीज। अब जिस माउस को हम डिस्कस करने जा रहे हैं ना, उसकी 3 वेराइटी है। देयर आर 3 वेराइटीज ऑफ कलर ऑफ फर इन माइस। जिस माइस की हम बात करें उसमें 3 वेराइटी हैं, ग्रे, ब्लैक एंड व्हाइट। अब ग्रे कलर की अगर हम बात करते हैं, मैं आपको थोड़ा समझाता हूं कि ग्रे कलर का जो जीन होता है ना, ग्रे कलर का जो जीन होता है वो डोमिनेट होता है, इसीलिए हम इसको कैपिटल बी से शो करते हैं। और जो ब्लैक का जो जीन होता है ना, स्मॉल बी जो है, स्मॉल बी जो है ये क्या है, रिसेसिव है। जब भी स्मॉल बी होगा तो ब्लैक होगा, जब भी कैपिटल बी होगा तो ग्रे होगा। अब यहां हम बात करने जा रहे हैं कैपिटल बी, कैपिटल बी। माइस का कलर कैसा होगा, ग्रे। कैपिटल बी, स्मॉल बी, माइस का कलर अब भी होगा ग्रे, क्योंकि कैपिटल बी जो है वो क्या है, ग्रे कलर का जो जीन है वो डोमिनेंट है। और आपको मालूम है कि डोमिनेंट होमोजाइगस कंडीशन में और हेट्रोजाइगस कंडीशन दोनों में अपने कैरेक्टर को शो करने की क्या रखता है, सलाहियत रखता है। और इसी तरीके से हमारे पास जो है जब भी दोनों स्मॉल बी होंगे, जब भी दोनों स्मॉल बी होंगे तब ही कलर जो होगा वो क्या होगा, ब्लैक होगा। तभी कलर क्या होगा, ब्लैक होगा। तो ये तो एक बेसिक थी, लेकिन अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि ये ग्रे कलर या ब्लैक कलर एक और जीन पर डिपेंड करता है। ब्लैक कलर या ग्रे कलर जो है ये एक और जीन पर डिपेंड करता है। अगर वो मिसाल के तौर पर कैपिटल बी, कैपिटल बी, अब अगर इनके साथ ये जो सी है ना, गौर से सुनिएगा, अगर ये स्मॉल सी आ जाए, स्मॉल सी शो कर रहा है रिसेसिव कंडीशन को, और हमें मालूम है कि रिसेसिव कंडीशन जब भी होगी, गौर से सुनिएगा, रिसेसिव कंडीशन जो होगी तो रिसेसिव एपिस्टेसिस में क्या होगा, वो सप्रेसिव इन्फ्लुएंस क्या करेगा, कॉज करेगा। तो यहां हुआ क्या कि जब भी स्मॉल सी अगर इनके साथ जुड़ा हुआ होगा तो चाहे वो ग्रे हो चाहे वो ब्लैक हो, वो अपना पिगमेंट ही नहीं बनाना पाएंगे, क्योंकि वो इनको काम करने ही नहीं देगा। और माइस का जो कलर होगा वो कैसा होगा, माइस का कलर जो होगा वो व्हाइट होगा। लेकिन अगर मैं बात करता हूं कैपिटल बी के साथ अगर दोनों स्मॉल सी ना हो, एक कैपिटल हो और एक स्मॉल हो, तो इसका कलर जो होगा वो ग्रे होगा। तो इसका कलर क्या होगा, ग्रे होगा। वजह क्या है, क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं रिसेसिव एपिस्टेसिस, और रिसेसिव वो होता है जब दूसरा भी, रिसेसिव जीन तब काम करता है जब दूसरा भी उस जैसा हो। तो हमने कहा कि जब व्हेन रिसेसिव कंडीशन इज रिक्वायर्ड, तो रिसेसिव कंडीशन तब रिक्वायर्ड होगी जब दूसरा जीन भी क्या होगा, रिसेसिव होगा। जब दोनों रिसेसिव होंगे तो काम करने नहीं देंगे। एक भी अगर कैपिटल सी होगा, एक भी अगर कैपिटल सी होगा तो ये अपना काम कर सकेंगे। अब ज़हन में रखो भाई, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी। अब बताओ कलर कैसा होगा, ग्रे होगा। वजह क्या है, क्योंकि कैपिटल बी जो है वो डोमिनेंट है, लिहाजा ये ग्रे हो गया, और यहां एक कैपिटल सी है जो इनको काम करने देगा। इसी तरीके से स्मॉल बी कैपिटल सी, कलर कैसा होगा, ब्लैक। क्यों, स्मॉल बी का भी मैंने आपको बताया था क्या था, ब्लैक था। और ये दोनों कैपिटल सी हैं, दोनों डोमिनेंट हैं। रिसेसिव एपिस्टेसिस में कौन सी कंडीशन चाहिए थी, कंडीशन जो चाहिए थी वो रिसेसिव थी। रिसेसिव का मतलब है कि दोनों स्मॉल हो, दोनों स्मॉल होंगे तो ये काम नहीं कर सकेंगे। अगर एक भी कैपिटल होगा तो ये अपना काम कर सकेंगे। इसी तरीके से कैपिटल बी, स्मॉल सी,
कलर कैसा होगा, व्हाइट होगा, क्योंकि ये दोनों स्मॉल सी जब भी साथ जुड़ेंगे तो ये काम करने नहीं देंगे। तो अब मैं इसकी एग्जांपल आपको थोड़ा सा बताता हूँ, इसकी क्रॉसिंग बताता हूँ, फिर मैं आपको थ्योरी समझाता हूँ। देखो भाई, दो वाइल्ड ग्रे मेल और वाइल्ड ग्रे फीमेल, तो यहाँ अगर फीमेल और मेल से ज़्यादा अच्छा अल्फाज क्या हो जाएगा, मेल को माउस कर दो और फीमेल को क्या कर दो, माइस कर दो, वरना बोलेंगे वाइल्ड का मतलब जंगली, और जंगली ग्रे कलर की औरत और जंगली ग्रे कलर का आदमी, कुछ जो बच्चे होंगे वो तो पागल हो जाएंगे, बोलेंगे ये क्या अफसर पढ़ा रहे हैं भाई, ये माउस और माइस की बात करने जा रहे हैं। अब यहाँ जो हमारी बुक में जो जीन दिए गए हैं वो क्या है, हमारा जो जीन दिया गया वो क्या है, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कौन सा कलर है, ग्रे, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी। अब इसके कितने जीन पॉसिबल हैं, मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जिसने पढ़ा होगा उसके लिए आसान है। अब देखो पॉसिबल, भाई जीन जो होते हैं वो गेमेट फॉर्मेशन के दौरान क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो पहली पॉसिबिलिटी है कि कैपिटल बी कैपिटल सी के साथ जुड़ेगा, दूसरी पॉसिबिलिटी है कैपिटल बी स्मॉल सी के साथ जुड़ेगा, तीसरी पॉसिबिलिटी है स्मॉल बी कैपिटल सी के साथ जुड़ेगा, चौथी पॉसिबिलिटी है स्मॉल बी स्मॉल सी के साथ जुड़ेगा। सेम यहाँ पर भी क्या है, चारों पॉसिबिलिटी हैं। तो हमने क्या किया, मेल के जीन जो है, मेल के जीन सारे ऊपर लिख दिए, फीमेल के जीन सारे नीचे लिख दिए। अब क्रॉसिंग करवानी है, कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल सी, कैपिटल बी और कैपिटल सी स्मॉल सी, ऐसे करके आपने ये पूरी क्रॉसिंग करवा दी। क्रॉसिंग करवाने के बाद आपको सिर्फ ये देखना है कि जब भी कैपिटल बी होगा और उसके साथ जो है कैपिटल बी होगा, ग्रे होगा, लेकिन अगर इनके साथ स्मॉल सी जहां पे भी आ रहा है, स्मॉल सी जहां पे भी आ रहा है, कलर कैसा होगा, व्हाइट होगा, क्योंकि उसको क्या कर देगा, वो सप्रेस कर देगा। लेकिन जहां स्मॉल बी के साथ कैपिटल होगा तो कलर कैसा होगा, ब्लैक होगा। ये जी मैंने आपको समझा दिया। तो इनकी क्रॉसिंग के नतीजे में हमारे पास जो रेशो आता है वो कैसा आता है कि 9 जो होते हैं वो ग्रे होते हैं, 4 व्हाइट होते हैं और 3 क्या होते हैं, ब्लैक होते हैं। जबकि मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के मुताबिक जो रेशो आना चाहिए था वो था 9:3:1। मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के मुताबिक जो रेशो आना चाहिए था वो था 9:3:3:1। ये तो हम पहले भी कर चुके थे, तो ये पहले हम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में कर चुके हैं, लेकिन यहाँ रेशो आ रहा है 9:4:3। इसका मतलब कोई ना कोई जीन है जो इनको क्या कर रहा है, सप्रेस कर रहा है, और इनको अपना काम करने, कोई ना कोई जीन है जो इनको क्या कर रहा है, सप्रेस कर रहा है और इनको अपना काम सही तरीके से करने नहीं दे रहा। तो इसका मतलब क्या था, ये एग्जांपल किसकी थी, रिसेसिव एपिस्टेसिस की। तो अब इसकी थ्योरी हमें अपने अल्फाजों में लिखनी होती है। 3 वैरायटी हैं, ग्रे, ब्लैक एंड व्हाइट। ग्रे कलर जो है वो क्या है, डोमिनेंट एलील है, कैपिटल बी से रिप्रेजेंट किया। ब्लैक जो है वो रिसेसिव एलील है, स्मॉल बी से शो किया। पिगमेंटेशन जो है वो किस पे डिपेंड करती है, द पिगमेंटेशन ऑफ एनी वैरायटी, ग्रे हो या ब्लैक हो, किस पे डिपेंड करती है, कैपिटल सी। और फिर हमने कहा व्हेन अ पेयर ऑफ रिसेसिव एलील स्मॉल सी इज फाउंड देयर इज नो पिगमेंटेशन एंड ऑल हैव व्हाइट कलर, सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ रिसेसिव एपिस्टेसिस। हमने कहा जब 2 स्मॉल सी जुड़ जाते हैं तो कोई पिगमेंट नहीं बना सकता और फर कलर ऑफ द माइस जो होता है वो कैसा हो जाता है, व्हाइट हो जाता है। लिहाजा ये एग्जांपल है रिसेसिव एपिस्टेसिस की। तो पेपर में आपने क्या किया, रिसेसिव एपिस्टेसिस की डेफिनेशन, एग्जांपल, इसकी आपने क्रॉसिंग पूरी लिख दी, आपने ये पूरी करवा दी। रेशो लाजमी लिखना होगा आपने, और थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन आप अपने अल्फाजों में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ जाकर हमने जो है वो रिसेसिव एपिस्टेसिस के टॉपिक को मुकम्मल किया। अगला लेक्चर हमारा जो होगा वो डोमिनेंट एपिस्टेसिस रिलेटेड होगा, तो उसको भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।